हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 का टर्न 1 एग्जाम। और आज हम सॉल्यूशन करेंगे सेट 2 का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग में हमारे जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होगा, टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 35 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, टोटल 35 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 गिवन ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एक ही करेक्ट आंसर होगा। उसमें से आपको सही क्वेश्चंस का चूज करना है और अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स keep at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। कह रहा है 2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं और दोनों क्या है r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है कि हमें 2 चार्ज है, ठीक है। Q1 भी हमारे पास चार्ज Q है, Q2 भी हमारे पास चार्ज Q है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों के बीच डिस्टेंस है वो r है। तो इसमें अगर इनके बीच फोर्स लगता है F, तो F को लिखेंगे हम K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो Q1 एंड Q2 दोनों इक्वल हो गए। अब कह रहा है कि बताओ अब नया फोर्स अगर F डैश हो जाता है कब, जब हम क्या करते हैं जो चार्ज है दोनों को हम हाफ कर देते हैं, यानी जो चार्ज अब ये Q/2 करते हैं और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको भी हम कितना कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम कर दे रहे हैं डबल, ठीक है। डिस्टेंस को हम कितना कर रहे हैं यहाँ पर डबल, यानी R हो जा रहा है हमारा 2R। तो बताओ न्यू फोर्स कितना होगा। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4R स्क्वायर। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो जो ब्रैकेट में लिखा है K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसे फिर से आप क्या लिख सकते हो F, यानी फोर्स कितना हो जाएगा F/16, यानी जो नया फोर्स है अब वो कितना हो जा रहा है पुराने फोर्स का 1/16 टाइम्स हो जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई क्या होता है। तो हमें पता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है हमारा कूलम। तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। कह रहा है कि मान लो अगर एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल कैसा है, डाइपोल किसे कहते हैं, देन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक हम स्मॉल डिस्टेंस के बीच रखते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा है ये कहां पर रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है ना, ये वेरी नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो कह रहा है बताओ इस पर क्या लगेगा, ठीक है। इससे पूछ रहा है क्या लगेगा, नेट फोर्स नेट टॉर्क, ठीक है, या फिर दोनों नेट फोर्स नेट टॉर्क लगेगा, या फिर ना ही इस पर कोई फोर्स लग रहा है ना ही इस पर कोई टॉर्क लग रहा है। तो देखो फर्स्ट वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस पे चार्ज लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, और ये फोर्स लगेगा QE। ऊपर वाला जो चार्ज है प्लस Q चार्ज, उस पर फोर्स लगेगा आगे की ओर और वो चार्ज कितना होगा, ये भी फोर्स इक्वल होगा QE के इक्वल। तो देखो क्या है यहाँ पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके बन गए 0, यानी नेट फोर्स तो 0 हो गया। यानी इस पर कोई नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यानी F नेट हो जाएगा 0, यानी इस पर कोई नेट फोर्स तो है नहीं, लेकिन इस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। और वो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है हमारा इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा P क्रॉस E, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। तो याद रखेंगे जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स नहीं लगता है, उस पर क्या लगता है ओनली नेट टॉर्क, ठीक है। यानी वो सिर्फ क्या करेगा, उसको सिर्फ एक घुमाएगा, ठीक है। वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस कहीं नहीं होगा, बस वो अपने एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा हमारा डाइपोल।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? अब देखो हमें पता है कि पोटेंशियल, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जैसे कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं, लिख लो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारा 1 वोल्ट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको सेट 1 में मिलेगा, मैंने वहां ही बताया है, फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जहां पर एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन जैसे अगर हम इस पे कोई डायरेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मान लो पहले हमारे पास ये एक कैपेसिटर था, ठीक, अब कह रहा है कि इसी कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, यानी इसको हमने किसी मटेरियल से फिलअप कर दिया इसके बीच के स्पेस को, तो अब क्या होता है? हमारा जो नया जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स क्या होता है? के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, जहां पर के क्या होगा? के होता है इसकी परमिटिविटी, यानी डायरेक्टली कांस्टेंट करते हैं इस मटेरियल का। तो देखो अब जो नया कैपेसिटेंस वो क्या होगा? वो के टाइम्स हो जाएगा सी, ठीक, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है? सी के इक्वल है, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ रही है? के टाइम्स बढ़ जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? इसको हम किस नोट करते हैं, यानी हमसे इस चीज के यूनिट पूछा गया है, ठीक है, इसका यूनिट होता कितना है? तो देखो इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आप किसी बुक में मिल जाएगा, इसको आपको कोई डिराइव नहीं करना है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट आप कैसे निकालोगे? तो इसका यूनिट होता है न्यूटन स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका ये वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो देखो करेक्ट आंसर आपको कहां मिल रहा है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा, इट कैन बी देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन और द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन, ठीक। तो देखो हमने पढ़ा है, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, आपने कहीं से पढ़े हो तो आपने चीज पढ़ा होगा कि अगर एक यूनिफॉर्म सेल होता है ना, क्या होता है? एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज कितना है सरफेस पे, मान लो इस पे जो टोटल चार्ज है वो मान लो अगर क्यू है, ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल इसको आप याद रखेंगे। और इस पर चार्ज क्यू है तो हम क्या पढ़ते हैं कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यानी कि पूछा जाए इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। अगर मान लो इसका रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, लेकिन पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर, ठीक। अब देखो पोटेंशियल जो लिख रहा हूं मैं के क्यू बाई आर, के कॉन्स्टेंट है, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, और जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस भी कॉन्स्टेंट है। तो पोटेंशियल कैसा है? ये पोटेंशियल है, ये कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, ठीक। और जब भी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका हमें सेकंड कंसेप्ट आप ऐसे भी समझ लो कि इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, ठीक। ये आपने फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ा है। अब देखो मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल कैसा है? कह रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या बताओ, क्या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के एस्पेक्ट में या टाइम के एस्पेक्ट में, तो किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी आती है? जीरो। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका? जीरो। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर
एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी भी ट्रांजिस्टर में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है। ठीक, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का। एक तो पहला होता है हमारा हाफ CV²। ठीक, अगर आप, और हमें ये भी पता है Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं QV/2, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV। ठीक, इसे और आप क्या लिख सकते हैं, इसे और आप लिख सकते हैं, अगर आप C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा हमारा Q²/2C। ठीक, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी हाफ CV² करेक्ट आंसर है, Q²/2C भी सही आंसर है, हाफ ऑफ QV ये भी करेक्ट आंसर है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी है, 2 भी सही है, 3 भी सही, यानी ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सा व्यंजक सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है QV², क्योंकि QV² कोई भी एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम फाइ से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.dA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता था न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर²। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर², क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। तो यहां से आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके आप किसी भी सरफेस, किसी भी चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना होता था वहां पर एक हम सरफेस ड्रॉ करते थे, इमेजिनरी सरफेस। उस सरफेस को हम क्या कहते थे, उस सरफेस को हम कहते थे गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिंस ये गॉस लॉ ने बताया था इसलिए इस सरफेस को क्या कहते हैं हम गॉसियन सरफेस, यानी गॉसी सतह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। ठीक है, वन ऑफ इट्स फेस, किसी एक फेस से पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार होगा। तो देखो मान लो ये मेरे पास एक क्यूब हो गया। ठीक, ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक क्यूब है। कह रहा है इस क्यूब के सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है ना, यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, इसके सेंटर पे कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ईच एंड एवरी डायरेक्शन में इसका फ्लक्स क्रॉस करेगा ऊपर, यानी टोटल 6 फेस से भी इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा सारे सरफेस से। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स होता था हमारा Q/ε0। ठीक है, Q इनक्लोज है ना, इनक्लोज याद रखना, इनक्लोज/ε0, यानी टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है किसी सरफेस के अंदर। तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, टोटल चार्ज Q, तो Q/ε0 हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस। ठीक है, यानी सारे सरफेस से पूछा जाता तो कितना फ्लक्स का करता है Q/ε0, लेकिन हमसे पूछा किसके लिए गया है, हमसे पूछा गया किसी एक सरफेस के लिए, यानी एक फ्लक्स पर कितना पार होगा। तो क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं एक क्यूब में। ठीक है, टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। तो एक फेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, एक फेस से जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो हो जाएगा Q/6 टाइम्स। ठीक है, यानी 1/6 पार्ट ही क्रॉस करेगा एक सरफेस से, यानी 1 सरफेस से कितना क्रॉस करेगा Q/6ε0। इसलिए किसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर या बोथ एंड बी। तो देखो ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है वो किसके लिए है, ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, हम जो ग्राफ पढ़ते हैं V और I का ग्राफ पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, V और I का ग्राफ पढ़ते हैं, जो हमारा ये आता है, हमारा स्लोप आता है कांस्टेंट स्लोप, जिसको हम कहते हैं हम कहते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I। ठीक है, ये किसके लिए था, यही था हमारा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड था, ओम्स लॉ वैलिड था हमारा कंडक्टर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चालक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। ठीक है, हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे वेरी करता है, तो देखो करते कैसे हैं। हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ठीक, एक हम पता है J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, J इक्वल टू सिग्मा ही होता है। J क्या होता है हमारा, करंट पर यूनिट एरिया, यानी ये J होता है हमारा करंट पर यूनिट एरिया, इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा ही। ठीक, करंट को भी हमने क्या लिखा है ऊपर से, NEAVD डिवाइड बाई A इक्वल टू सिग्मा ई। तो देखो यहां से अगर कैंसल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, यानी यहां से सकते हैं NEVD इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी मेटेरियल के लिए वो फिक्स है। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ। ये भी आपके सेट 1 में क्वेश्चन था। ठीक, तो हमसे पूछता है किरचॉफ का जंक्शन लॉ ना, जंक्शन रूल यानी संधि का नियम पूछता है। तो जंक्शन लॉ क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर जितने करंट आते हैं उतने ही करंट बाहर आते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लो इसमें से करंट अगर 3 करंट आई, फर्स्ट करंट, सेकंड करंट, थर्ड करंट अगर अंदर आ रही है तो कितने करंट बाहर निकल रहे हैं, बाहर की आने वाली कौन सी करंट है, ऑप्शन करंट नंबर 4 और करंट नंबर 5। तो इसे कहते हैं जंक्शन लॉ, यानी जो ये पॉइंट हो ये बन गया हमारा जंक्शन। तो जंक्शन लॉ ये किस पे बेस्ड होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितने चार्ज इस पॉइंट जंक्शन पर आएंगे उतने ही चार्ज बाहर जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवेश। ठीक है, याद रखना जंक्शन लॉ होता है हमारा आवेश के कंजर्वेशन के लिए, यानी चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन 15 है किरचॉफ लूप लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। अब पूछ रहा है लूप लॉ किस लिए होता है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज लॉ या फिर कहते हैं हम किरचॉफ का सेकंड लॉ, और ये बेस्ड होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी आपको सेट 1 में आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस चीज क्या रखना, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ दैट मींस लूप लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पर हमसे पूछा गया है, रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, यानी हमसे रो के बारे में पूछा गया है। रो किस पे डिपेंड करता है, रो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल कौन सा, जैसे कॉपर, आयरन। ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल है, तो डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी और वो डिपेंड करेगा सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये कैसे वेरी करता था हमारा रेजिस्टिविटी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ग्राफ ऐसे जाता है कुछ। ठीक है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ किसके लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो क्या रखा आपको, किसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है विथ टेम्परेचर, यानी किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। कह रहा है हमारे पास टोटल एन सेल है, ठीक, सभी के ईएमएफ ई है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। लेट सपोज हमारे पास कोई ऐसा सेल है, एन सेल है। ठीक है, सबका ऐसे कितने से लगाए हमने, एन नंबर ऑफ सेल लगाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे करते करते कितने से लगाए हमने, टोटल एन सेल लगाए हुए हैं, और सभी को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है आपस में, पैरेलल में। सभी का ईएमएफ क्या है, ई है, सभी का ईएमएफ ई है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, और सभी क्या लगा आपस में पैरेलल में। तो इसमें जो नेट ईएमएफ होता है, नेट ई नेट। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा नेट पोटेंशियल क्या होता है, सभी में इक्वल होता है, और वो इक्वल किसके हो जाएगा, ई के, यानी का नेट पोटेंशियल क्या होगा, वो सिंपल ई के इक्वल हो जाएगा, यानी किसी एक सेल के पोटेंशियल के इक्वल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आर नेट। तो अगर पैरेलल में लगा है और सभी का रेजिस्टेंस आर है तो नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर बाई एन। ठीक, पैरेलल में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस डिवाइड बाय, यानी रेजिस्टेंस एक लिख लो और डिवाइड बाय टोटल नंबर रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस लगे। ठीक है, ये होता हमारा किसी एन सेल के लिए जो कि सभी
आपके पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन इज, ठीक है, कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन। एलॉय मैंगनीन एक हमारा मैंगनीन है जो एक एलॉय से बना होता है, डिफरेंट मटेरियल्स में इसमें मिक्सअप होते हैं। तो कह रहा है उसकी रेसिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। तो जो मैंगनीन होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कैसे वेरी करती है, वो रैपिडली इंक्रीज करता है विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे, और रेसिस्टिविटी बढ़ती थी तो टेम्परेचर बढ़ता था तो हमारा रेसिस्टिविटी भी बढ़ती थी। तो यहाँ भी क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एलॉय मैंगनीन का रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है या कुछ नहीं होता है। तो याद रखना कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, वो हमेशा दोनों यानी उन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिक्रीज किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक एग्जांपल लिख लो कि लेट सपोज अगर मुझे पूछा जाए कि R1 की वैल्यू 2 ओम और R2 की वैल्यू मान लो 3 ओम है, ठीक है, इनका अगर पूछोगे मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा इक्विवेलेंट, तो R इक्वल टू 1 इक्वल RP, यानी पैरेलल में लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3, ठीक। इसको आप सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू आएगी 5/6, ठीक, और 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.4, ठीक है, 0.4 पे 0.8 है, 0.82, ठीक है, इतनी आएगी करीब। तो क्या रहा है, ये देखोगे कि आपका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था उससे भी इसकी वैल्यू कम आ रही है, 0.82 ओम। ये देखो छोटे वाले से भी छोटा आ गया, ठीक है, जब सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना था हमारा 2 ओम था, उससे भी छोटा हो जाता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, हमेशा डिक्रीज करता है। क्वेश्चन 20 है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर हम बताते लोगों को कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे आप तो उसमें कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाते हैं हम, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से लगा होता है, ठीक है, टोटल 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। यहां से हमारा कनेक्ट होता है एक सेल, यानी एक बैटरी लगी होती है, ठीक, और इसके पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, ठीक, ये PQRS, ठीक है। तो देखो एक चीज पॉइंट, तो यहां पर स्टेटमेंट झारखंड बोर्ड के पेपर में एक चीज बहुत मिस्टेक करते हैं, वो चीज यहां भी दी हुई है। तो यहां का उन्होंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, अगर ओनली व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना चाहिए था, ठीक है, बैलेंस होगा तभी ये चीज वैलिड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। यानी जब ये बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस कब होता है, जब P/Q का रेशियो R/S के इक्वल होता है, ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करे, और वो कब होता है, जब P/Q का रेशियो R/S के इक्वल होता है। तो ऐसा क्या होता है कि जब ऐसा होगा उसमें क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन शो करता है, 0, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। अब क्या कहता है कि मान लो अब अगर हम इंटरचेंज कर दे पोजीशन, यानी यहां पर हम लगा दे बैटरी को यहां पर और गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दे, ठीक है, रिवर्स कर दे दोनों पोजीशन को, तो बताओ अब गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो अगर बैलेंस, याद रखना, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दोनों के पोजीशन यानी गैल्वेनोमीटर और सेल दोनों के पोजीशन को चेंज करने पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन झारखंड बोर्ड में एक पॉइंट याद रखना कि उसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना चाहिए था, यानी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आपसे ध्यान रखना कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एग्जाम में आता है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी।
क्वेश्चन में 21 है, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। ठीक है, तो कह रहा है कि दो करंट है ना, कैसे किस टाइप का करंट है, एक करंट कह रहा है हमारे दो करंट है पैरेलल करंट है, और एक कैसा करंट है एंटी पैरेलल। तो कह रहा है बताओ पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल करंट में क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में कि पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की ओर सेम फोर्स से। ठीक, किसमें, पैरेलल में। पॉइंट याद रखना हमेशा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेलल क्या करते हैं हमेशा, करंट अट्रैक्ट करते हैं, यानी दो करंट जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, I1 और I2 सेम डायरेक्शन में हो, तो उसमें क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स। लेकिन अगर करंट एंटी पैरेलल हो, मान लो I1 और I2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम फोर्स से दूर भागते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एंटी पैरेलल करंट्स क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एंटी पैरेलल क्या करेंगे एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या करेक्ट आंसर कौन सा था देख लो कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ये कहें ऑप्शन कौन सा हमारा, देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी समांतर धाराएं आकर्षित करती हैं और समांतर विपरीत धाराएं पीछे हटती है, मतलब एक दूसरे से दूर भागती है। क्वेश्चन नंबर 22, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. If velocity of charge particle is doubled and strength of magnetic field is half, then the radius becomes. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी वो वृत्त में एक वृत्तीय पाथ में वो घूमने लगता है। तो उस वृत्त पाथ का कुछ रेडियस होगा यानी त्रिज्या होगी। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था R = mv/qb। ठीक, अब कह रहा है बताओ अब नया रेडियस r डैश क्या होगा, कब, जब हम वेलोसिटी को क्या कर दे रहे हैं डबल। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे रहे हैं हम हाफ। ठीक, कर देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी को तो कर लिया 2 टाइम्स डबल कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं हम हाफ कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जा रहा है b/2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स mv/qb। कितना हो जाएगा mv/qb, यानी ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा 4 टाइम्स हो जा रहा है पुराने रेडियस का, यानी जो पहले रेडियस था उसका कितना टाइम्स हो जा रहा है, ये 4 टाइम्स हो जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा रेडियस। क्वेश्चन 23, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फाई, तो यूनिट कैसे कहते हैं b.a, और मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है वेबर। क्या होता है याद रखना, वेबर होता है इसका एसआई यूनिट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वेबर। क्वेश्चन 24, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। हमने पढ़ा होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा होगा कि ऐसे कुछ डी टाइप के बने होते हैं, 2 मटेरियल लगे होते हैं, इस पे क्या करते हैं हम एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर पर रखते हैं, उसे हम एक्सेलरेट कराते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। हम दोनों अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो क्या होता था, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता था और फाइनली वो एक काफी हाईली एक्सेलरेटेड होकर, मतलब काफी हाई स्पीड से वो बाहर की ओर मूव करता था। तो कहता था ये जो चार्ज पार्टिकल पे घूम रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कैसा होता था, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा था। तो याद रखना इसके लिए कि ये सिर्फ ओनली फॉर पॉजिटिव आयंस के लिए ही वैलिड है, पॉजिटिव आयंस यानी प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके लिए वैलिड है, क्योंकि पार्टिकल चाहिए हमें चार्ज, तो न्यूट्रॉन तो होना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है न्यूट्रल, जबकि हमें चार्ज कैसा चाहिए था, हमें जो पार्टिकल चाहिए था वो चार्ज होना चाहिए, यानी हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या था नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये भी नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी स्मॉल होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, याद रखना इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, बहुत कम मास होता है। ठीक है, इसलिए वो भी यहाँ पर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए मास होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है, इसलिए भी हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली फॉर पॉजिटिव यानी के लिए ही वैलिड है साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन 25 है, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, अगर रेडियस इसकी आर है तो फॉर्मूला क्या था, बी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फॉर्मूला क्या था म्यू नॉट
और करंट भी मैं मान लो अगर आई फ्लो कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है, यानी क्या दिख रहा है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। तो दो करंट कैरिंग वायर जिसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I1 I2, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो 2d, 2 पाई डी इंटू मान लो सेकंड वाले वायर का लेंथ अगर l है, ठीक है, तो इंटू l होता था हमारा, ठीक। तो यहां देखो क्या हो रहा है कि यहां पर जो हमारा फोर्स है वो डिस्टेंस पे कैसे वेरी कर रहा है, 1/d, यानी इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर इनवर्सली वेरी कर रहा है तो मान लो अगर पहले फोर्स F था और अब डैश F डैश हो जा रहा है तो क्या होगा, ये वेरी करता है इनवर्सली, यानी F बाई F डैश क्या हो जाएगा, D डैश बाई D, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली है। तो कह रहा है कि अब हमने क्या किया है, अब हमने इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने डबल कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया है, यानी D डैश के लिए कितनी है 2D। तो दिस सिंपल लिख सकते हैं कि F डैश बाई F, F बाई लिख सकते हैं F बाई F डैश इज इक्वल टू 2D बाई D, D से D कैंसल, तो दिस इंप्लाइज हमारा F डैश के लिए कितनी आ गई, F डैश की वैल्यू हो जाएगी F बाई 2, यानी फोर्स कितना हो जा रहा है, फोर्स हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी फोर्स कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फोर्स 1/2 टाइम्स हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कब होता है, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है कोई सी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मूव कर रहा है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला तो क्या होता है हमारा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक। इसको लिख सकते हैं हम Q V B साइन थीटा। अब देखो कह रहा है फोर्स का जीरो कब होगा, चार्ज पार्टिकल है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज तो है, मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, यानी जीरो कौन हो सकता है, जीरो। अगर फोर्स जीरो है दिस इंप्लाइज की साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, और साइन थीटा जीरो की वैल्यू कब होती है, साइन जीरो पे, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, 0 या 180, ठीक। तो थीटा के लिए कितनी होनी चाहिए, थीटा के लिए या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए, यानी जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। थीटा अगर 0 है मतलब दोनों, यानी हमारा वेलोसिटी भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी एंगल कितना है 0 डिग्री। तो करेक्ट आंसर कौन सा था, देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तभी फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ध्यान देना कि क्या होता है कि हमारा ये जो मान लो अर्थ है, ठीक, अर्थ का 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। ये कौन से साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो हम इसे हम पढ़ते हैं ग्लोब में ना, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ पोल है। ये तो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन अगर आप बात करोगे कि मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसा होता है, तो वो देखना वो उल्टा होता है, ऐसे इधर होता है हमारा साउथ पोल, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल। ये कैसा पोल है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। कैसा होता है, ये होता है मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो कह रहा है कि अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग, ठीक है, किधर से किधर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर से होता है,
तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड किससे निकलती है, जब भी हम पढ़ते हैं कि कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा, क्योंकि जो ग्रीन कलर का है ये हमारा है मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल में, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, ठीक है। साउथ से निकलती, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में इंटर कर रही है। लेकिन अब देखो अगर हम बात करें, लेकिन हमसे पूछा किसके लिए क्या है, हमसे पूछा गया कि बताओ ज्योग्राफिक लिए क्या होना चाहिए। तो देखो ज्योग्राफिक में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान दो तो अगर आपको यहां दिखेगा, ठीक है, यहां ध्यान देखना कि जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, तो हमें दिखा देगा कि ज्योग्राफिक नॉर्थ में फील्ड इंटर कर रही है अंदर की ओर, ठीक है। ध्यान दो कि अगर ऐसे जा रही मतलब कि ये फील्ड लाइंस इंटर कर रही है अंदर की ओर ऐसे, तो क्या दिख रहा है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ में इंटर करती है और निकल कहां से रही है, अगर ध्यान से देखा जाए थोड़ा सा, तो ज्योग्राफिक साउथ से निकल रही है, ठीक है। ये साउथ ज्योग्राफिक साउथ से बाहर आ रही है और ज्योग्राफिक नॉर्थ में इंटर कर रही है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ज्योग्राफिक साउथ से निकलती है एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ में इंटर करती है, ठीक है, यानी ओरिजिनेट करती है ज्योग्राफिक साउथ से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इच, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन किसी प्लेस में है तो उनके बीच के एंगल को क्या कहते हैं। अभी मैंने जो बताया था इससे पहले फिगर कि मान लो अगर ये हमारा अर्थ है तो इस अर्थ में ये हो गया हमारा, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये होता था हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो ब्लू कलर का है, ये हो गया हमारा जियोग्राफिक, ठीक है, इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक। और जो हमारा रेड कलर से बना है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कह रहा है बताओ इनके बीच का जो एंगल है उस वो क्या होता है, यानी इनके बीच का ये एंगल एक्यूट एंगल ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं इसे। ये जो एंगल बनता है यहाँ पर डेल्टा, इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, इस डेल्टा को कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, यानी चुंबकीय दिक्पात, ठीक है। हिंदी में कहोगे तो इसे चुंबकीय दिक्पात कहते हैं इस एंगल को, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में 30 है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जीरो एवरीवेयर, having very high value vary from place to place on अर्थ सरफेस। तो देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या, वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो वेरी करता है, पोल पे अलग होता है, हमारा जो इक्वेटर होता है वहां पर अलग होता है। इसी तरह हम हर एक प्लेस पे जाएंगे तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसे वेरी करता है, तीन चीजों पे, ठीक है। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये तीन चीज पे डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ के किसी भी प्लेस के लिए। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पृथ्वी के सतह पर बदलता रहता है, यानी अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हमारी स्ट्रेंथ होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस इच, ठीक है। कह रहा है कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसे हम डिनोट करते हैं BV से, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कह रहा है किसी प्लेस पर कितना है, ये √3 टाइम्स है किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, BH से, ठीक। तो हमसे पूछा बताओ एंगल ऑफ डिप कितना होगा, एंगल ऑफ डिप को हम डिनोट करते हैं tan थीटा से और इसकी वैल्यू होती है BV/BH। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो लिख सकते हैं BV को √3 टाइम्स ऑफ BH डिवाइड बाय BH, BH से BH कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, √3, यानी tan थीटा इक्वल टू √3, दिस इंप्लाइज tan 30, ठीक है। √3 की वैल्यू कब होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, जिस इंप्लाई लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी उसमें, यानी एंगल ऑफ डिप कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन 32, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या करता है कि किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगी उसको हम किस लॉ के यूज क्या करके हम निकालते थे उसकी पोलैरिटी, यूजिंग लेंज लॉ। और ये लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रखना लेंज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन 33 है, द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल इज। ठीक है, किसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था। ई इक्वल टू होता था हमारा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, डी फाई क्या होता था हमारा, डी फाई अपॉन डी टी। फाई होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिखते थे बी डॉट ए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यानी इसे और लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी। बी ए को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल अगर थीटा है तो उसका कॉस थीटा। ये होता था हमारा इंड्यूस ईएमएफ। तो पूछ रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल इज, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है? नहीं, ये सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। ठीक है, अगर यहां ध्यान दो तो ये डायरेक्टली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये नीचे टाइम भी आना है। और टाइम को क्या कहते हैं? d5.2 को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लक्स है वो किस दर में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? d5.2 क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। d5.2 कहते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी किस टाइम के साथ वो कैसे चेंज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग एम से नोट करते थे। ठीक, और इसका एसआई यूनिट क्या होता था? इसका एसआई यूनिट होता था हमारा हेनरी। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट एसआई यूनिट सेम होता है और वो किसके इक्वल होता है? हमारा हेनरी के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी। ठीक है, कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल टू सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कह रहा है मान लो ये एक मेरा सरफेस है। ठीक, अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर होता है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे। ठीक, इसको अगर और ऐसा समझ लो कि मान लो ये हमारा सरफेस है। ठीक, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो पैरेलल टू द सरफेस है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस सरफेस के पैरेलल, यानी सरफेस तो ये है, इसके पैरेलल क्या हो रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है। तो पूछा बता मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था इसका फॉर्मूला। और बी ए को लिख देते हैं हम बी ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होता था? हमारा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर एंगल कितना हमारे दोनों के बीच में? 90 डिग्री है। ठीक है, याद रखना एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा देखना, तो कितना हो जाएगा दोनों के बीच एंगल? एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो प्लस कितना हो गया? 0। यानी प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हमारा 0। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या रखना
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना इसमें क्या चीज, कि कोई भी सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट था यहां पर। तो ये क्वेश्चन था हमारा झारखंड बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 का टर्म 1 सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब जल्दी हम 1-2 दिन में आपके सामने सेट 3 के सॉल्यूशन भी ले आएंगे। तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।